Alright, जी, question number 12. The length of a side of a square is given as d centimeter. Correct to the nearest 10 centimeter. Find an expression in terms of d for the upper bound of the perimeter of the square. So सबसे पहले तो आपने ये करना होता है कि जो भी नियरेस्ट के बाद लिखा होता है, जो भी चीज़ नियरेस्ट के बाद लिखी होती है आपने उसको 2 से डिवाइड करना होता है. ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5. ठीक है, तो अपर बाउंड निकालना है तो d का अपर बाउंड होगा d+5. ठीक है, तो यहाँ सिंपल आंसर आ गया d+5. दैट्स इट. द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर. अब एरिया ऑफ द स्क्वायर का मतलब है ये एरिया, मतलब ये लेंथ और मल्टीप्लाई बाय लेंथ. हमें पता है लेंथ टाइम्स लेंथ होता है. ठीक है, अच्छा, जब भी अब देखिए ये हमें पता है क्वेश्चन में उसने एरिया पूछा तो ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल है. जब भी मल्टीप्लिकेशन का सवाल होता है तो अगर आपने लोअर बाउंड निकालना है किसी चीज़ का तो इस लेंथ का भी लोअर बाउंड होना चाहिए और इस लेंथ का भी लोअर बाउंड होना चाहिए. है तो वो दोनों सेम ही, लेकिन फिर भी. ठीक है, अब हमने एरिया निकालना है तो पहले लोअर बाउंड निकालना होता है लेंथ का, बाद में एरिया निकालना है. सही है, तो लोअर बाउंड अगर मैं निकालूँ तो इट विल बी d-5. सो इट विल बी d-5 टाइम्स d-5. ठीक है, तो बस आपने मल्टीप्लाई कर देना है. d² -10d +25. That's it. This is your answer. Next. Pencils are packed in a box. Each pencil has a diameter of 7 millimeter. Correct to the nearest millimeters. नियरेस्ट मिलीमीटर है तो इसका मतलब है नियरेस्ट 1 मिलीमीटर है, तो 1 को डिवाइड बाई 2 करना है, आ जाएगा 0.5. अब अगर मैं डायामीटर का अपर बाउंड निकालूं तो डायामीटर का अपर बाउंड होगा 7 प्लस 0.5 विच इज़ 7.5, और लोअर बाउंड होगा, हमेशा ऐसे करना होता है आपने, चाहे आपको ज़रूरत है या नहीं, आप ना ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लिया करें. सो दिस इज़ इक्वल टू 6.5. तो हमसे उसने लोअर बाउंड पूछा था तो वो तो आ गया 6.5. दैट्स इट. ठीक है जी. नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ बॉक्स दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल साइड बाय साइड. गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर्स. अब उसका मतलब ये है, देखिए उसने पिक्चर भी यहाँ पर बनाई हुई है. तो अगर एक पेंसिल ये वाली, इसका डायामीटर जो है वो 7 है. ठीक है, अब इस तरह की एक लाइन में 8 पेंसिल्स हैं तो हमें विड्थ बॉक्स की निकालनी है जो होनी चाहिए. अब देखिए बॉक्स की विड्थ जो है हमने मैक्सिमम को जहन में रख के बतानी है, यानी पेंसिल का डायामीटर 7.5 तक जा सकता है अपर बाउंड जो है. ठीक है, तो इसलिए मैं जो डायामीटर का अपर बाउंड है विच इज़ 7.5, अपर बाउंड ऑफ डायामीटर 7.5 मिलीमीटर्स, इसको कंसिडर करूंगा और 7.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 के साथ क्योंकि 8 पेंसिल्स हैं. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 60. तो 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में आंसर देना 60 मिलीमीटर्स है तो इसको डिवाइड बाई 10 कर दें. 6 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर. ठीक है, ये बाद में हमने डिवाइड किया है 10 से. पहले आप सिंपल मिलीमीटर्स में ही चलते रहें, सेंटीमीटर से कंफ्यूज नहीं होना. तो आपने क्या किया है, अपर बाउंड को 8 से मल्टीप्लाई किया है. अगर आप लोअर बाउंड को करेंगे ना तो वो साइज़ छोटा हो जाएगा. तो स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ द बॉक्स दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल्स इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अगला. अ बॉक्स हैज़ वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब. एक्सप्रेस दिस वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब. अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो एक्चुअली 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है. ठीक है, तो अगर आप 2.5 को चेंज करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 1 मिलियन. तो इसलिए ये बन जाएगा 2 5 1 2 3 4 5. सो 2 5 0 0 0 0 0. दैट्स इट. जॉन हैज़ अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. द स्ट्रिंग इज़ 4 मीटर लॉन्ग. करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. अब सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है वो है कि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है. ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले नोट करना है आपने. तो अगर ये डिफरेंट हो ना तो दोनों को सेम बनाना है. अब या तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो या 4 मीटर को सेंटीमीटर में कर लो. मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि मैं 4 मीटर को कर लूँ. 4 मीटर इज़ एक्चुअली इक्वल टू 400 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी.
अब ये 400 सेंटीमीटर है ना, उसने कहा है नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर का मतलब है मैं 10 को डिवाइड करूँगा 2 से, वो आया 5। यानी 400 का लोअर बाउंड जो है वो 400 माइनस 5 जो कि होगा 395, और जो अपर बाउंड है वो है 405। उसने पूछा था राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास लोअर बाउंड आ जाएगा 395। जॉन कट्स ऑफ 10 पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर आ गया तो आपने 1 डिवाइड बाई 2 करना है, 0.5 आया। इसका मतलब है ये जो एक पीस वो काट रहा है उसका लोअर बाउंड कितना होगा और अपर बाउंड कितना होगा। अपर बाउंड होगा 5.5 और लोअर बाउंड होगा 4.5। सही है जी। तो सबसे पहले आपने ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लेना है। अब इस तरह के 10 पीसेस हैं, ठीक है जी, इस तरह के 10 पीसेस हैं। अगर 10 पीसेस हैं तो अपर बाउंड को हम 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो वो आ जाता है 55, और इसको कर देते हैं तो ये आ जाता है 45। यानी 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर, यानी कि 10 पीस जब उसने कट किए तो जो टोटल लेंथ आई है जो उसने कट की है वो 55 सेंटीमीटर हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम वो 45 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग। मिनिमम पॉसिबल लेंथ का मतलब है लोअर बाउंड पूछ रहा है। अच्छा, स्ट्रिंग रिमेनिंग आपने फिगर आउट करना है। ये क्वेश्चन उन 4 ऑपरेशंस में से ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। क्या ये प्लस का क्वेश्चन है, क्या ये माइनस का क्वेश्चन है, क्या ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, क्या ये डिवाइड का क्वेश्चन है। रिमेनिंग पूछ रहे तो डेफिनेटली ये माइनस का क्वेश्चन है। टोटल में से जो कि थी 400 सेंटीमीटर, जो ऊपर दी हुई है 4 मीटर लॉन्ग को हमने कन्वर्ट किया था, टोटल में से हम जब माइनस करेंगे जितनी हमने कट की है तो हमें रिमेनिंग पता लग जाएगी। अब हमें स्ट्रिंग जो रिमेनिंग है वो चाहिए, हमें चाहिए रिमेनिंग, स्ट्रिंग रिमेनिंग का लोअर बाउंड चाहिए, क्योंकि उसने कहा है ना कि मिनिमम पॉसिबल लेंथ चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा मैं टोटल का लोअर बाउंड लूँगा और कट जो मैंने किया है उसका मैं अपर बाउंड लूँगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपने लोअर बाउंड निकालना होता है और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो लोअर बाउंड में से अपर बाउंड माइनस करते हैं, ताकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जब माइनस होगी तो हमें कम से कम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम पॉसिबल। इसलिए हमने इस तरह की है। तो टोटल का लोअर बाउंड जो था वो था 395, और जो कट किया है हमने उसका अपर बाउंड है 55, वो ये। बस इसको आप मल्टीप्लाई, इसको आप माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 340। दिस इज योर आंसर 340। नेक्स्ट स्टैंड फॉर्म आ गया ये, ठीक है। गिविंग एन आंसर इन स्टैंड फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज मल्टीप्लाई बाय 700, यानी कि 2 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 8 टाइम्स 700। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 1400 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 8। अब आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जस्ट अप्लाई द राइट वे। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंड फॉर्म में, तो डेसिमल को मूव करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कितने डिजिट मूव कर रहा हूँ मैं डिजिट्स मूव कर रहा हूँ, तो मैंने 3 डिजिट्स ये मूव करने हैं टू द लेफ़्ट। अब स्टैंड फॉर्म में ना हमेशा याद रखना है आपने कि लेफ़्ट का मतलब होता है प्लस, राइट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, अब डेसिमल को हम लेफ़्ट पे मूव कर रहे हैं, 1.4 हो जाएगा। 10 रेज़्ड पावर 8 है ना, 8 के अंदर +3 कर देना है हमने, तो 1.4 टाइम्स 10 रेज़्ड पावर 11, तो 1.4 टाइम्स 10 रेज़्ड पावर 11 इज़ योर आंसर। उसके बाद वो कह रहा है 1/n। 1/n का मतलब है 1/2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/10 रेज़्ड पावर 8, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब 1/2 का मतलब होता है 0.5, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए डेसिमल में चाहिए। और इंडिसेस के रूल्स है ना, ये इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ और ये -8 हो जाएगा, राइट। अब ये स्टैंड फॉर्म तो नहीं है अभी, क्योंकि स्टैंड फॉर्म में तो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से अगर बड़ा करना है तो डेसिमल को इधर मूव करना पड़ेगा टू द राइट।
अगर राइट को मूव कर रहे हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको कि -8 -1 हो जाएगा, क्योंकि राइट का मतलब होता है माइनस। सो 5 टाइम्स 10⁻⁹ सो ये हमारा आंसर है, 5 टाइम्स 10⁻⁹ Find the smallest positive integer given that mn is a cube number. Now mn का मतलब है m मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है ना। m मल्टीप्लाई बाय n का मतलब ये है कि मुझे m वो पता नहीं है क्या नंबर है, n के साथ मल्टीप्लाई करना है। n जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2⁸ ये मेरा n है, ये मेरा n है, और यहाँ मुझे m चाहिए। अब देखें यहाँ पर ना क्यूब नंबर बनाने के लिए आपको 3 3 के पेयर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि क्यूब नंबर में 3 3 के पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 27 3 के पेयर्स किस तरह हैं, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, ये देखें ये 3 का पेयर है ना, इसलिए ये क्यूब नंबर है। ठीक है, तो इसलिए मुझे इस नंबर को भी 3 का पेयर बनाना है, इस नंबर को मुझे 3 का पेयर बनाना है। अब अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 क्या हो जाएगा, 10⁻9। अब 10⁻9 जो है वो 3 3 के पेयर्स ही है ना, 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ये देखो 3 3 के पेयर्स हो गए। इसका मतलब है जो चीज़ हमने अब अपनी तरफ से डाली है ना 5, ये m की वैल्यू, m की वैल्यू है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा आप देखें इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो बड़े आपके स्किल्स टेस्ट, कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने वाले होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट ना कीजिएगा बिल्कुल भी, कि आप ये मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं कि 0.192 मल्टीप्लाई बाय 643 क्या होता है। भाई उसने ऊपर दिया हुआ है 192 इंटू 10 इंटू 64.3 इज इक्वल टू 12345.6। तो राइट डाउन द वैल्यू, इसका मतलब उसको यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ वो जो मुझे 192 का आंसर दिया हुआ है कि 192 टाइम्स 64.3 क्या होता है, वो मुझे पता है 12345 होता है। अब देखें, अब मैं इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करूँगा कि मुझे जो रिक्वायर्ड है ये चीज़ लेफ़्ट साइड पे ये बन जाए। अब लेफ़्ट साइड पे 0.192 बनाने के लिए मुझे यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ अगर 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस रखना है, अपनी तरफ से नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने ये बनाना है 643। इस चीज़ को 643 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ। सही हो गया। तो अब ये बन गया 0.192, ये बन गया 643। तो फिर राइट साइड पे क्या आ जाएगा, ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, और 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। इसका मतलब है 123.456। ये हमारा आंसर है 123.456। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 12.3456 डिवाइड बाई 192। ये देखें, अब फिर से आप उसी चीज़ को यूज़ करें जो उसने दी हुई है। उसने दिया हुआ है 192 टाइम्स 643, 64.3 इज इक्वल टू 12345.6। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर 12345.6 तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ ये नंबर बनाना है मैंने। इसका मतलब है मुझे डेसिमल कहाँ मूव करना पड़ेगा, 3 डिजिट पीछे मूव करना पड़ेगा यहाँ पर। और 3 डिजिट पीछे मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो वो मुझे यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब 1000 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा ये नंबर बन गया 12.3456। ठीक हो गया। और अब देखें, हमें तो ये चाहिए ना, तो ये जो चीज़ मुझे पूरी चीज़ दी हुई है उसने, यहाँ ये 192 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो क्या मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर रहा ना, मैं इसको बस 192 उधर जाके डिवाइड हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, अब डिवाइड हो गया। अब देखें राइट साइड पे मुझे पूरी वो चीज़ मिल गई है जो मेरी रिक्वायर्ड है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये चीज़, इज इक्वल टू लिखा हुआ ना, तो यही आंसर है इसका। तो 3 डिजिट पीछे मूव कर दें, 0,643, तो ये हमारा आंसर है 0.643। बेटा उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, अगर आप डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो जाहिर है एक दो नंबर का क्वेश्चन है ये, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। ठीक है, कंप्लीट द टेबल। अच्छा, पता है ना अब ये कि डेसिमल से परसेंटेज या फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना हो तो वी मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज से डेसिमल में जाना हो वी डिवाइड बाय 100, या परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो वी डिवाइड बाय 100। तो ये लिखा हुआ है 3/20। 3/20 से अगर मैंने परसेंटेज में जाना है तो मैं क्या करूँगा, 3/20 टाइम्स 100, ये कट गया इसके साथ, 2 1 2 5, तो ये आ गया 15%। ये बेसिकली 15% लिखा हुआ। अब मुझे डेसिमल में निकालना है, तो 15% को अगर मैं 15 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 100 से, क्योंकि मैंने कहा था परसेंटेज से डेसिमल में जाने के डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 15 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, 0.15। ठीक है, अब देखें 62.5 है, इसको हमने डेसिमल में जाना है, तो क्या करेंगे, 62.5 डिवाइड बाय 100 कर दें, क्या हो जाएगा, 0.625, यह आ गया 0.625। और अगर मैंने जाना है फ्रैक्शन में, तो 62.5/100। अब उसका डेसिमल भी ख़त्म करना पड़ेगा आपको। डेसिमल ख़त्म करने के लिए 625 ओवर ये 1000 हो जाएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है आपने। ठीक है, अब ये आ रहा है ना 625/1000, इसको आपको पता है दोनों 5 के टेबल में आते होंगे, तो 520 200 512 25 55, फिर 5 40s एंड 5 25s, 5 8s, 5 5s। बस आगे कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, इसलिए 5/8 ये आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको चैलेंजिंग लगते हैं जिसमें लेटर्स यूज़ हो रहे हों। अब इससे घबराना नहीं है आपने, बहुत आसान है ये। आपने क्या कोशिश करनी है, आपने ना इन सब लेटर्स को नंबर कंसिडर करना है। अब क्या नंबर कंसिडर करना है, ऐसे नंबर्स कंसिडर करने हैं जिससे ये जो इनइक्वालिटीज़ की जो सिचुएशन है ये सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं ए की वैल्यू कोई भी ले लें, कोई मसला ही नहीं है, जो मर्जी वैल्यू ले लें। ए की वैल्यू लेट्स से मैं ले लेता हूँ 10, ईजी है, ज़रा 10 ले लेता हूँ। अब अगर ए की वैल्यू 10 है तो ए इज़ लेस देन सी लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू क्या होगी, वो भी कोई भी वैल्यू ले लें, लेकिन 10 छोटा होना चाहिए सी से, ए छोटा होना चाहिए सी से, तो सी की वैल्यू अगर मैं फिर ले लूँगा 20, ताकि 10 छोटा है ना। ठीक है, और डी जो है, अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डी इज़ स्मॉलर दैन, इज़ लेस दैन ए, इसका मतलब है डी की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर डी की वैल्यू लेट्स से 5। अब ये वैल्यूज़ डिसाइड कर लें आप, 5, ए की वैल्यू 10, इन्हीं को यूज़ करना है आपने अगली उसके लिए। अब यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, ई और सी यहाँ 20 आ जाएगा। अब ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 और 20 के दरमियान होना चाहिए ई। ठीक है, क्योंकि ई इज़ लेस दैन 20 ग्रेटर दैन 10, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, कोई भी ले लें, 10 और 20 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, 15 ले लिया मैंने, ये ले। तो अब मुझे ए की वैल्यू भी पता लग गई, बी डी की वैल्यू भी पता लग गई, सी की भी पता चल गई, ई की भी पता चल गई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ द इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगली इनइक्वालिटी, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 15 आ गया, बी की वैल्यू 10 और 15 के दरमियान होनी चाहिए, यानी ये 12 हो। अब नाउ कंसिडरिंग दीज वैल्यूज़ जो आपने ली थी, आपसे उसने क्या कहा था, उसने कहा था अरेंज दीज नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब आप इसको देख लें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, ए की है, तो ए सबसे स्मॉलेस्ट है, बी उसके बाद 12 है, तो यहाँ बी आ जाएगा। हमने देखो वैल्यूज़ नहीं निकालनी थी, हमने बस इनको ऑर्डर में करना था। ठीक है, तो
बल्कि नहीं सॉरी, डी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो डी यहाँ आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, और फिर सी आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द ऑर्डर। ठीक है जी, अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन ऑर्डर बिगिनिंग विद द स्मॉलेस्ट। देखें, फ्रैक्शंस को जब भी कंपेयर करेंगे ना आप, तो उनके डिनोमिनेटर सेम कर दें। ठीक है, तो इनके जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या मतलब है, इसको भी मैं, ये 40 है ना, सबसे बड़ा नंबर देखें बन सकता है, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 32/40, ये हो गया 30/40, और ये हो गया 31/40। बस अब आपको डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, कौन सी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटी है। इसलिए 3/4 यहाँ आ जाएगा, 31/40 यहाँ आ जाएगा, और 4/5 यहाँ आ जाएगा। दैट्स इट। वरना वो जो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उस तरह भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट, विकीज़ fingernail grows 1 nanometer in 1 second. 1 nanometer is 1 into 10 raised to power minus 9. Vicky's calculation calculates how much her fingernail grows in 1 hour. Find this length in standard form, giving your answer. अगर वो 1 सेकंड के अंदर 1 नैनोमीटर बढ़ रहा है, तो 1 आवर में कितना बढ़ेगा? सिंपल सी बात है ये तो। यहाँ लेंथ है, यहाँ टाइम है। लेंथ जो है वो मीटर्स में होनी चाहिए, टाइम जो है वो सेकंड्स में होना चाहिए। सेकंड्स में क्यों होना चाहिए? उसने तो 1 आवर पूछा है। वो इसलिए कि जो पहला शुरू में जो चीज़ दी हुई है वो सेकंड्स में है। ठीक है, अब लेंथ जो है वो 1 इंटू 10 रेस्ट पर -9 है, ये ग्रो होती है 1 सेकंड में। हमें 1 आवर में निकालना है, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, और लेंथ हमें निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब यहाँ मसला आता है आपको कि ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये तो इतना बड़ा हो गया है। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या हो गया आपको? 3600 टाइम्स 1 इंटू 10 रेस्ट पर -9, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3600 टाइम्स 10 रेस्ट पर -9, ये आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है आपने, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा, लेफ़्ट को जा रहा है, तो 3.6 इंटू 10 रेस्ट पर -9, लेफ़्ट का मतलब होता है +3, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेस्ट पर -6। ये मेरे ख्याल आया भी था क्वेश्चन आपके मॉक्स में। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है मिलीमीटर्स में क्या है, तो मीटर्स में निकाल लिया, मिलीमीटर्स में क्या मसला है? कन्वर्जन आनी चाहिए। मीटर से मिलीमीटर की कन्वर्जन क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1000। नहीं, क्योंकि मीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा है, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब 3.6 10 रेस्ट पर -6, अभी 10 रेस्ट पर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? 1000 का मतलब है 10 रेस्ट पर 3 लिखा हुआ है, तो मैं +3 कर दूंगा, क्योंकि ये, अच्छा ये चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, 10 रेस्ट पर 3 ये ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? 3.6 इंटू, इधर लिख लेते हैं 3.6 इंटू 10 रेस्ट पर, ये दोनों सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -6 + 3, तो 3.6 इंटू 10 रेस्ट पर -3, दिस इज़ योर आंसर। देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये चीज़ें आप कर सकेंगे, वरना आप कैलकुलेशन में करने बैठ जाएंगे, वो फिर इतना लंबा हो जाता है, आप लोग ज़ीरोज़ लगाते रहते हैं, तो इतने देर में टाइम ही निकल जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ गिवन दैट 2 इंटू 10 रेस्ट पर 3 इंटू डी प्लस 3 इंटू 10 रेस्ट पर 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेस्ट पर 6। फाइंड करनी है डी की वैल्यू। अलजबरा अप्लाई करें, आप परेशान हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाते हैं। भाई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डी ब्रैकेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको अलजबरा क्या करते हैं? अलजबरा में जब किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, आप सारी चीज़ें दूसरी साइड पे लेके जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है। सो डी प्लस 3 इंटू 10 रेस्ट पर 2, पहले राइट साइड को कर लो सॉल्व, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10 रेस्ट पर 3। सही है ना? ये मैंने क्या किया? सो डी इज इक्वल्स टू, मैंने ये इसको कैंसिल आउट किया, ये और ये सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो 6 - 3 यहाँ 3 आ गया।
अब 4 × 10⁻³ इज़ -3 × 10⁻²। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। सो D इज़ इक्वल टू, अब अगेन इसको अब आपने माइनस कैसे करना है? देखिए माइनस करने के लिए वैसे तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 4000 माइनस 300 क्या हो जाएगा? 3700। दिस इज़ योर आंसर। उसने तो नहीं कहा कि हमें उसमें आंसर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो ये तो बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म को मल्टीप्लाई जब करते हैं 8 × 10⁻⁻6, अभी तक आपकी ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, तो प्लीज़ ज़रा इसको ध्यान रखें। इसमें आपने क्या करना है, बस सिंपल 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा? 16। ये और जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये सेम बेसिस हैं, सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, -6 + 11। अब आंसर क्या आ जाएगा? 16 × 10⁻5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये डेसिमल इधर होना चाहिए, तो 1.6 × 10⁻, अब ये लेफ़्ट को मूव किया है तो 5 + 1 होना चाहिए 6। फिर P डिवाइडेड बाई Q कह रहा है वो 8 × 10⁻⁻6 ओवर 2 × 10⁻11। ये कैंसिल कर सकते हैं 4, और ये सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस। सो 4 × 10⁻⁻6 -11, इसलिए 4 × 10 -17। तो ये हमारा आंसर। क्यूब रूट ऑफ P, तो क्यूब रूट 8 × 10⁻⁻6। अच्छा अब अपना इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ऐसे, ये एक ही बात होती है, ये इसका एक ही मतलब है। अब 8 का क्यूब रूट वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब है ऐसा नंबर बताना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, जैसे 2 × 2 × 2 इज़ 8, ठीक है। तो ये क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 8, ये तो आ गया 2 इधर, ठीक है। अब ये जो क्यूब रूट ऑफ 10⁻⁻6 है ना, इसका मतलब एक्चुअली ये है कि 10⁻⁻6 की पावर 1/3 है, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर। जब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻²। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट, on a map the length of a lake is 4.5 centimeters, the actual length of the lake is 2.7 kilometers। लेकिन उसने, मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन इस तरह करवाया है, 1:n पूछा हुआ है। 1:n अगर पूछा हुआ है तो ये जो 1:n होता है ना, ये दोनों सेंटीमीटर्स होते हैं, इसलिए जो किलोमीटर्स हैं उनको कन्वर्ट करना ज़रूरी है सेंटीमीटर्स में। कन्वर्ट करने के लिए 100,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा 270,000। अब हम उसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर इज़ एक्चुअली इक्वल टू 270,000 सेंटीमीटर्स एक्चुअल। लेफ्ट साइड वाला मैप होता है, राइट साइड वाला एक्चुअल होता है। अब हमने निकालना है 1:n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो 4.5n इज इक्वल टू 270। ये मैंने सही लगाया है, एक मिनट, एक ज़ीरो कम आना है, हाँ सही है। सो n इक्वल्स 270,000 ओवर 4.5, ठीक है। अच्छा अब अगर यहाँ पे भी आप मुश्किल में पड़ जाए कि जी ये मैं डिवाइड कैसे करूँ, डिवाइड ये वो डिवीज़न इस तरह ऐसे करके डिवाइड ना करने बैठ जाइएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। n इज़ इक्वल टू, देखिए प्ले किया करें उनके साथ कि वो हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको मैं अगर 45 कर दूं तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो सकता है, यस। अब ये देखिए 45 और 27 मुझे नज़र आ रहा है 5 के टेबल में आते हैं, सो 9 5 ज़ार एंड 9 3 ज़ार 27, 1 2 3 4 5 ज़ीरो साथ लग जाएंगे। 5 1 ज़ार 5 6 ज़ार 30 होता है, 1 2 3 4,
तो 60,000, एन की वैल्यू है 60,000, ये आ गया। अब ये सेंटीमीटर्स हैं, इनको सेंटीमीटर्स में ही चाहिए हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अहमद पेज अ टोटल ऑफ $81 फॉर वुड, पेंट एंड अ हैमर। द अमाउंट्स ही पेज फॉर द वुड, पेंट एंड हैमर आर इन द रेशो 4:3:2। हाउ मच अहमद पेज फॉर द हैमर। देखें, ये वुड है, ये पेंट है और ये हैमर है। मैंने कल आपको बताया था सबसे पहला काम होता है सम ऑफ रेशोज़। सम ऑफ रेशोज़ अगर करेंगे तो वो होगा 4+3+2 11, ठीक है ना। तो आपने रेशो निकालनी है किस चीज़ की, आपने रेशो निकालनी है हैमर की। सॉरी, ये 11 नहीं बनता, ये 9 बनता है। हाँ सही है, सही है। तो हैमर की अगर हम रेशो निकाल रहे हैं तो मैंने क्या तरीका बताया था, हैमर की रेशो को ऊपर लिखें, नीचे टोटल रेशो लिखें, मल्टीप्लाई बाय 81, हमेशा ऐसे ही करना है। सो 9 1 ज़ा 9, 9 ज़ा, तो ये 18 आ गया, दैट्स इट। व्हेन अहमद पेड $81 ही हैड रिसीव्ड अ 10% डिस्काउंट ऑन द नॉर्मल प्राइस, कैलकुलेट द नॉर्मल प्राइस। मैंने फॉर्मूला बताया था कल आपको, न्यू वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू न्यू परसेंटेज ओवर ओल्ड परसेंटेज। तो ये इसके अंदर बस वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। न्यू वैल्यू क्या है 81, ओल्ड वैल्यू हमें निकालनी है। न्यू परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट का मतलब कम होता है तो 90, और ओल्ड परसेंटेज इज ऑलवेज 100, सही है। ये कैंसिल हो गया इसका, तो 9x इज इक्वल टू 810, सो x इज इक्वल टू 810/9, इसको आ गया $90। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। पहले प्राइस $90 थी, जो कि 10% डिस्काउंट हो कम होने के बाद। बेटा ये नहीं करना कि 10% डिस्काउंट 81 लिया, 10% ऑफ 81 लिया और फिर उसमें ऐड कर दिया, ये नहीं करना प्लीज़, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन देखें हम ज़रा, क्वेश्चन को पढ़ के उसको आराम से थोड़े सिंप्लीफाई करें और फिर सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। अब जगह तो इसके लिए बड़ी कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। Fariza travels from London to Astana. The time in Astana is 5 hours ahead of the time in London. So when it is 10 in London, the local time in Astana is 1500. ये सिर्फ ना एग्जांपल दी हुई है कि समझाने के लिए कि भाई अगर लंदन में 10 बज रहे हैं तो अस्ताना में 1500 यानी कि 3 बज रहे होंगे दोपहर के। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। असल क्वेश्चन जो है ना यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पार्ट इसको समझना आपने। अब वो फरीज़ा जो है ना वो ट्रैवल कर रही है लंदन टू अस्ताना, लेकिन जो ये लिखा हुआ है ना, शी फ्लाइज फ्रॉम लंदन टू मॉस्को एंड देन फ्रॉम मॉस्को टू अस्ताना। अब आप ना इसको सिंप्लीफाई कर लें कि वो पहले लंदन से निकलती है, लंदन से वो जाएगी मॉस्को और फिर मॉस्को से जाएगी अस्ताना, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, द फ्लाइट लीव्स लंदन एट 12:25। अच्छा, अब अगर आप लंदन के टाइम के हिसाब से शुरू हो रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें लंदन के हिसाब से ही करनी है आपने, बाद में हम देखेंगे हमें क्या ज़रूरत है। द फ्लाइट लीव्स लंदन एट 12:25 एंड टेक्स 4 आवर्स टू रीच मॉस्को। सबसे पहले ये बताएं लाइन पढ़ के कि मॉस्को कितने बजे पहुंचेगी। जाहिर सी बात है 4 घंटे, 12:25 में 4 घंटे ऐड करें तो वो टाइम हो जाएगा 16:25। नो, अब ये 16, अब ये 24 आवर्स में रहना है आपने, ठीक है। अब वो कह रहा है फरीज़ा वेट्स 4.5 आवर्स इन मॉस्को फॉर द फ्लाइट टू अस्ताना। तो अगर वो 4.5 आवर्स वेट कर रही है मॉस्को में, इसका मतलब है मॉस्को में वेट करते हुए उसको कितना टाइम हो जाएगा, उसको हो जाएंगे 20:55, यानी कि 8:55 उसको मॉस्को में ही हो गए हैं। अब ये सारा हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू लंदन टाइम, ये सारा लंदन टाइम है, ठीक है। बेशक वो मॉस्को पहुंच गई है, लेकिन टाइम ये लंदन के हिसाब का है। उसके बाद वो कह रही है शी अराइव्स इन अस्ताना एट 5:25 लोकल टाइम। अब मुझे लोकल टाइम मुझे नहीं अभी समझ आ रहा, ठीक है, मैं उसको छोड़ो आप। हमें ये देखना है कि अगर
लोकल टाइम अस्ताना के अंदर हो रहा है 5:25 जब वो पहुंची है। उस टाइम लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा? अब क्योंकि अस्ताना 5 घंटे आगे है तो लंदन 5 घंटे पीछे होगा। तो इसका मतलब है जो लंदन में टाइम हो रहा होगा जिसमें वो अस्ताना पहुंची है, यानी 20:50 निकली थी, तो अब वो अस्ताना कितने बजे पहुंचेगी अकॉर्डिंग टू द लंदन टाइम? वो 5:25 से आप पहले तो पीछे चले जाएं 5 घंटे, तो क्या टाइम हो रहा होगा? वो हो रहा होगा 0025। मैंने इसमें से 5 घंटे माइनस कर दिए हैं बस, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0025 ये आ जाएगा। तो इसलिए अब ये लंदन टाइम है, ये भी लंदन टाइम है और ये भी लंदन टाइम है। अब उसने पूछा क्या था? उसने पूछा हाउ लॉन्ग डिड द फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को टू अस्ताना टेक। मॉस्को से कितने बजे निकली थी? 20:55 पे। अस्ताना कितने बजे पहुंची है? 0025 पे। और कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने टाइम डिफरेंस देखना है अब। क्योंकि टाइम डिफरेंस लंदन के हिसाब से फ़्लाइट का टाइम देखें या मॉस्को के हिसाब से देखें, अस्ताना के टाइम से हिसाब से देखें, फ़्लाइट का टाइम ड्यूरेशन तो वही रहेगी ना। तो इसलिए लंदन टाइम 20:55 में 0025 में कितना टाइम लगा है? तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस कर दूँगा, ठीक है। यानी कि 0025 माइनस 20:55। अब टाइम को माइनस करने का भी ना एक तरीका होता है। सबसे पहले तो ये देखना है आपने कि क्या डेट चेंज हुई है। रात के 12 बज गए हैं तो डेट तो चेंज हो गई होगी ना। तो अगर डेट चेंज हो जाए ना, तो आपने क्या करना होता है, आपने ना ये जो 0025 है ना, इसके अंदर ये जो अराइवल टाइम है इधर ये वाला, इसके अंदर 24 आवर्स ऐड कर देने होते हैं। 24 आवर्स अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 24:25, ठीक है। अब ये 24 ये हमने क्यों चेंज किया है? क्योंकि डेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो 24 घंटे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि क्लॉक तो दोबारा ज़ीरो से शुरू हो गया ना, इसलिए वो माइनस करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 00 में से 20 तो नहीं माइनस कर सकते, इसलिए 24 कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप माइनस करें तो क्या आता है? अब ज़रा अगर आप अभी भी जो टाइम को जब माइनस करते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ये आवर्स होते हैं और ये मिनट्स होते हैं। तो मिनट्स में से मिनट्स माइनस करेंगे, 25 माइनस 55 वो तो नहीं कर सकते, तो मुझे बोरो करना पड़ेगा, 1 घंटा बोरो करना पड़ेगा। तो जब मैं 1 घंटा बोरो करूँगा तो ये एक्चुअली बन जाएगा 23, और 1 घंटा जब मैंने इसको दिया तो ये बन जाएगा 85। अब आप माइनस करें, 85 माइनस 55 क्या आ गया? 30, और 23 माइनस 20 इज़ 3। तो इसलिए 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, दिस इज़ योर आंसर। A map is drawn to a scale of 2 centimeter to 5 kilometers. The two towers are 9 kilometer apart. The calculate distance between them on the map. मेरा ख्याल है ये तो हमने कल किया हुआ है शायद। चलें इसको स्किप करें, ये मेरा ख्याल कल किया हुआ है, कल किया था हमने। आगे चलते हैं। At one time during the flight, the temperature inside the plane is 17, the temperature outside the plane is -40. Work out the difference. Difference जब निकालना होता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 17 है माइनस द मिनिमम वैल्यू -43 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्रीज़ का डिफरेंस है, दैट्स इट। द प्लेन लीव्स लंडन वेयर द टेम्परेचर आउटसाइड इज 17, द प्लेन राइजेज टू अ हाइट where the temperature outside is -43. The temperature decreases by 2 degree with every increase of 300 meter in height. यानी अगर प्लेन की हाइट 300 मीटर प्लेन ऊपर जाता है ना, 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लेन। अब देखें हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 60 डिग्री ऊपर निकाला है। तो हर 2 डिग्री के लिए 300 मीटर हाइट का डिफरेंस है। तो अगर 60 हो जाएगा तो फिर कितना हाइट का डिफरेंस होगा? इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें। 2x इज इक्वल टू 1800, x इज इक्वल टू 9 63, ओहो ये 300 है, सॉरी, ये 18,000 हो जाएगा, 9,000 आ जाएगा। तो 9,000 इज़ योर आंसर, दैट्स इट। अच्छा जी, फैक्टराइज फिर से आ गया ये।
ठीक है, फैक्टराइज देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये तो मिड टर्म है। क्यों? क्योंकि 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक है इसलिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 एक्स प्लस 4 माइनस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3 फैक्टराइज हो गया। एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों टर्म्स में तो कॉमन नहीं लग सकता। 4 टर्म्स नहीं है तो ग्रुपिंग भी नहीं हो सकती। मिड टर्म नहीं हो सकती क्योंकि 3 टर्म्स नहीं है, 2 टर्म्स हैं। एक ही चीज़ बचती है, आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़ के लिए इसको भी स्क्वायर बना लें पूरा और इसको भी स्क्वायर बना लें पूरा और आइडेंटिटी लगा दें 5x माइनस 2y एंड 5x प्लस 2y। थर्ड आइडेंटिटी है ये, 5x माइनस 2y 5x प्लस 2y। नेक्स्ट, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन। अच्छा, सिंगल फ्रैक्शन करने के लिए ना डिनोमिनेटर सेम कर दें आप। जब डिनोमिनेटर सेम करने की बारी आएगी तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 8/6p प्लस 1/6p। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 8 प्लस 1/6p इज इक्वल्स टू 9/6p, विच कैन बी कैंसल्ड। 3 3s are 3 2s are और ये आ जाएगा 3/2p। ये हमारा आंसर आ गया 3/2। आगे चलते हैं, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सपैंड जब करेंगे तो हमने जब मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5t माइनस 15 का आंसर आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15। बी केयरफुल विद द साइंस। फैक्टराइज करना है, ये फिर से वही है। तो 8x स्क्वायर्ड माइनस 3y स्क्वायर्ड, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3y 8x प्लस 3y। दैट्स इट। अच्छा, इस पार्ट के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला है। इसमें ज़रा देखें आप, दोनों में कॉमन है 2। पहली 4 टर्म्स है ना, तो इसलिए मैंने ग्रुपिंग यहाँ पे करनी है आपने। तो जब ग्रुपिंग करेंगे ना, तो पहली 2 टर्म्स में इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, तो मैंने ले लिया 2a कॉमन। 3b अंदर आया माइनस 1। अच्छा, 1 लिखना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप लिखते ही नहीं है फिर खाली 3b लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। और दूसरे में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है दूसरे में? अच्छा, दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर ऐसा करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, ग्रुपिंग नहीं हो पा रही तो हम कर लेते हैं 6ab माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b। मैंने रीअरेंज कर लिया। तो इसमें से मुझे अगर कॉमन लेना पड़े तो 3a कॉमन लूँगा, तो यहाँ आ जाएगा 2b माइनस a। यहाँ पर 2 अगर कॉमन लूँ तो मुझे क्या, a माइनस 2b। ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसीलिए इंटरेस्टिंग है ये। देखें ज़रा गौर से, एक जगह पे लिखा हुआ है 2b माइनस ए, एक जगह पे लिखा हुआ है a माइनस 2b। इज़ इट सेम? नो, इट इज़ नॉट। ठीक है, क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ 2b के साथ यहाँ माइनस है, यहाँ 2b के साथ प्लस है, यहाँ a के साथ प्लस है और यहाँ a के साथ माइनस है। तो इसलिए हमने इसको पहले सेम बनाना होता है, और सेम बनाने के लिए क्या करना है, फर्दर अगला स्टेप करने से पहले आपको सेम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये a है और यहाँ 2b है, सेम बनाना ही पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए आपने पता क्या करना है, सिंपल है। एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन 3 टर्म्स के साइन फ्लिप कर दें, ऑपोजिट कर दें। तो जब भी आप 3 के साइन फ्लिप करेंगे ना, तो उस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं, इसको इधर माइनस कर देते हैं और इसको भी इधर प्लस कर देते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये दोनों सेम हो गई हैं। ज़रा गौर से देखें, 2b माइनस ए और ये भी 2b माइनस ए है। नाउ आई कैन राइट 2b माइनस ए एंड 3a प्लस 2। ये मेरा आंसर है, ये आपके एग्ज़ाम में आया भी था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर क्या मसला है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों नहीं आता है? हमने पता क्या करना होता है, जो यहाँ नंबर लिखा होता है ना, ये 6 माइनस 6 लिखा हुआ है, आपने
इसको हाफ करके ऐसे ब्रैकेट में डाल देना और ऊपर स्क्वायर लगा देना, दैट्स इट। और जो भी नंबर आप यहाँ लिखेंगे ना उसको आपने बाहर भी लिखना है माइनस साइन के साथ और उसका स्क्वायर भी करना है। और ये वाला जो +3 था ये साथ ऐसे ही लिखा रहने देना। स्टेप्स की समझ आई? दोबारा सुन लें। जो भी x के साथ लिखा होगा उसका हाफ करना है, वो यहाँ लिखना है। और यहाँ जो साइन होगा वही साइन इधर आएगा, ठीक है। फिर जो आप नंबर यहाँ लिख रहे हैं उसी को आपने बाहर भी लिखना है विद अ माइनस साइन और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना है। और ये जो नंबर है जो अभी रहता है वो इधर आपने एज इट इज़ लिख देना है। और आगे आपने सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। x - 3 स्क्वायर -9 + 3, खोलना नहीं है अब आपने, ब्रैकेट नहीं खोलनी, स्क्वायर -6। तो हमारा आंसर आ गया x - 3 स्क्वायर्ड -6। Hence solve, leaving your answer in the form this। ठीक है। अब इस ये जो चीज़ है ये वही है ना ऊपर वाली, और इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं x - 3 होल स्क्वायर -6 के अंदर इज इक्वल टू 0। तो मैं इस पूरे की जगह मैं ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फॉर्म भी लिख सकता हूँ। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे सॉल्व कैसे करना है कि मैं 6 को उधर ले जाता हूँ, x - 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो आंसर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ये आपने इग्नोर नहीं करना। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 3 को भी यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो जब मैं 3 को उधर ले जाऊँगा तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 + - स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये हमारा आंसर है। दैट्स इट। आगे एक्सप्रेस 180 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब भी आप इस तरह करते हैं तो ये 180 को आप लैडर मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टराइज करें। 45 315 35 5 1, इसका मतलब है 2 स्क्वायर्ड 3 स्क्वायर्ड इंटू 5। अब ये अगला मज़े का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अब देखें। स्क्वायर रूट ऑफ 180 को मैं ब्रेक डाउन करके 9 × 20 लिख सकता हूँ। इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन करके 9 और ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 मुझे पता है क्या होता है, 3 होता है, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 ऐसे लिख सकता हूँ। बस ये जो है ये बाहर वाला ये p है और ये अंदर वाला q है, दैट्स इट। अब उसने कहा है, अच्छा अब आप कहेंगे ये तो सर इस तरह भी हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 180 लिखा हुआ है ना, तो हम तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 × 45 ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 2 आ गया, ये p आ गया, ये q आ गया, है ना। ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर दूँ 36 के टेबल में भी आ रहा है ये 36 × 5, तब भी आ जाएगा। तो अगर मैं 36 वाला ऑप्शन लेता हूँ, 36 × 5, तो ये आता है 30। इसको अगर अलग कर दें ऐसे और ऐसे कर दें तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये p आ गया और ये q आ गया। ऐसे ही है जी, बिल्कुल सही है, ये सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। अब लेनी कौन सी है, लेनी ये है कि उसने कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p + q। p + q यानी मैं जब p और q को ऐड करूं वो सबसे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे छोटी किस में आ रही है, क्या इसमें आ रही है 3 + 20, ये तो 23 आ रहा है। यहाँ 2 + 45 करें तो ये 47 आ रहा है। यहाँ अगर मैं करूँ 6 + 5, ये 11 आ रहा है। तो ये सबसे छोटी है, इसका मतलब ही इस तरह लिखना है आप। दैट्स इट। नेक्स्ट, ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लें ज़रा आप। अब देखें, इसमें आपने ये करना है कि एक नंबर है n,
और एक नंबर है 500, उनको ब्रेक डाउन करके दिया हुआ उसने। तो HCF ऑफ n एंड 500 इज़ 2 स्क्वायर इंटू 5, और LCM जो है वो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 7 है। सो HCF के केस में याद रखें रूल्स क्या हैं, मैंने जो आपको समझाए हुए हैं। HCF के केस में हम लोअर पावर वाला कंसिडर करते हैं और ओनली कॉमन कंसिडर करते हैं, ओनली कॉमन वाले नंबर्स लेते हैं। LCM के अंदर हम हायर पावर वाला कंसिडर करते हैं और कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं। अब ज़रा गौर से देखें कि जब उसने HCF के अंदर यहाँ 2 स्क्वायर चूज़ किया होगा और LCM के अंदर 2 क्यूब चूज़ किया होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से और यहाँ से ही लिया होगा ना। तो HCF के अंदर 2 स्क्वायर ले लिया अगर, वो तो यहाँ से आ गया। LCM के अंदर 2 क्यूब कहाँ से आया है? जाहिर सी बात है वो फिर यहाँ से ही आया होगा। इसका मतलब है P की वैल्यू क्या है? इसका मतलब है P की वैल्यू है 3। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट अप्लाई करें 3 के ऊपर, ओ 5 के ऊपर सॉरी। अब अगर मैं 5 को देखूं, ये 5 स्क्वायर कहाँ से आया है और ये 5 क्यूब कहाँ से आया है? 5 क्यूब इसके अंदर था, ये आ गया इधर, तो 5 स्क्वायर कहाँ से आया होगा? डेफिनेटली इधर से ही आया होगा ना, ये जो है। इसका मतलब है क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्यू की वैल्यू होनी चाहिए 2। ठीक है जी, क्यू की वैल्यू भी आ गई। ओहो, ठीक हो गया। अब रह गया आर। आर कैसे आएगा? अब देखें आप, 7 जो है ना वो एन के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो कोई 7 नहीं है, इसलिए 7 जो है वो अनकॉमन है। इसीलिए वो HCF के अंदर नहीं डाला हुआ, क्योंकि वो अनकॉमन है। कॉमन डालते हैं HCF के अंदर सिर्फ। LCM के अंदर उसने डाला हुआ यहाँ 7 एक। अब आप देख रहे हैं 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 पावर है। इसका मतलब है R की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि ये जो 7 आया होगा ये यही वाला 7 होगा ना, तो इसलिए R की वैल्यू 1 आ गई। दैट्स इट। आगे चलते हैं। ये देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड एन इंटीजर R सच दैट R इज़ ग्रेटर देन 5, 5R minus 1 इज़ अ स्क्वायर नंबर। R की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और ताकि स्क्वायर नंबर बन जाए। अब देखिए -1 हो रहा है, ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो -1 करूँ और वो 5 का मल्टीपल हो? तो R की वैल्यू अगर मैं 10 डाल दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 49 होता है, तो 50 -1 दैट इज़ 49। 49 इज़ अ स्क्वायर नंबर ना, तो इसका मतलब R की वैल्यू इज़ 10। दैट्स इट। 8s plus 2 is a prime number। 8s plus 2 is a prime number, तो इसका मतलब है 8 टाइम्स, क्योंकि 2 इज़ अ प्राइम नंबर इट सेल्फ, तो s इज़ 0 प्लस 2, तो s की वैल्यू क्या लगाऊँ? 8 0 से 0 हो गया, तो प्लस 2 इज़ 2, तो 2 शुड बी अ प्राइम नंबर, 2 इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर, तो s की वैल्यू हम 0 लगा रहे हैं। और राइट डाउन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। 7 जो होता है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 49, 8 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 64 है। अब इसके नंबर, इसके बीच में आप कोई भी नंबर लिख दें वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 लिख दें, 51 भी लिख सकते हैं, 52, 53, 50, एनी नंबर। ठीक है, दैट्स इट।